जय हिंद। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 11 पढ़ेंगे सजीवों में अनुकूलन। एक ऊँट और इसमें एक कहानी दिया गया है, एक ऊँट और घोड़े की। एक ऊँट और एक घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों जब भी मिलते ढेर सारी बातें करते। घोड़े को अपने तेज चाल और सुंदरता पर घमंड था। ऊँट बड़ा शांत स्वभाव वाला और बुद्धिमान था। ऊँट का कद बहुत लंबा था। यहाँ एक ऊँट और घोड़ा की कहानी है, जिसमें बताया जा रहा है कि घोड़ा जो था वह वह अपने तेज चाल और सुंदरता पर घमंड करता था, जबकि ऊँट जो था वो शांत स्वभाव वाला था और बुद्धिमान था। ऊँट का कद बहुत लंबा होता है। एक दिन एक दिन एक दिन की बात है। ऊँट घोड़े को रेत के तूफान की बात सुना रहा था। उसने बताया कि तूफान के कारण वह रास्ता भटक गया था। 5 दिन तक अपने मालिक के पीठ पर लाद घूमता रहा और फिर जाकर घर पहुंचा। ऊँट ने घोड़े को बताया कि तूफान के समय जब तूफान आया था तो तूफान के कारण अपना रास्ता खो गया था, रास्ता भूल गया था। और रास्ता भूलने के कारण वो 4-5 दिन तक इधर उधर घूमता रहा और लास्ट में वह 5 दिनों के बाद घर पहुंचा। ऊँट को बात सुनकर घोड़ा हंसने लगा। ऊँट को जब इस बात को सुना तो घोड़ा हंसने लगा। बोला, अरे तुम जैसे धीरे चलने वाले जानवर और क्या कर सकते हो। मैं होता तो एक दिन में रास्ता ढूंढकर मालिक को घर पहुंचा देता। ऊँट चुपचाप घोड़े की बात सुनता रहा। फिर बोला, कभी मेरे साथ चलना, जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं और दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता है। घोड़ा झट तैयार हो गया। बोला, चलो अभी चलते हैं। और अगले ही क्षण दोनों चलने दोनों चल के रेत के टीलों की ओर दोनों चलने लगे रेत की टीलों को। इसमें जब ऊँट की बात सुना घोड़ा, तो घोड़ा हंसने लगा। उसे लगा कि हम जो घोड़ा होता है वो तेज दौड़ता है, तो उसे लगा कि हम तेज दौड़ के आसानी से घर पहुंच सकते थे। लेकिन ये 4-5 दिन घूमता रहा इधर उधर, और ये घूम कर अपने घर 4-5 दिन में पहुंचा, हम तो एक दिन में पहुंच जाएंगे। तो इससे कहने पर ऊँट बोला कि आप लोग ऊँट बोला कि तुम मेरे साथ रेत में चलो। तो रेत में चलना कठिन होता है, तो घोड़ा कोई पता नहीं था, तो घोड़ा तैयार हो गया। घोड़ा तो टप टप सरपट भागना शुरू कर दिया। घोड़ा शुरू शुरू में टप टप भागना शुरू कर दिया। ऊँट मजे से पहले अपने एक तरफ की दोनों टांगे आगे बढ़ाता, फिर दूसरी तरफ की। अन्य ऊँट धीरे धीरे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा रुक गया और ऊँट का इंतजार करने लगा। थोड़ी दूर घोड़ा तेज दौड़ा और थोड़ी दूर आगे जाकर ऊँट का इंतजार करने लगा। जैसे ही ऊँट पास आया तो घोड़ा बोला, कितने धीमे चलते हो, जरा तेज चलो। जब ऊँट उसके पास आया तो घोड़ा बोला कि तुम कितना धीरे चलते हो, जरा तेज तोलो। ऊँट बोला, रुको भाई, आगे जाकर तो तुम भी धीमे हो जाओगे। यानी ऊँट बोला कि अभी तो तुम तेज चल रहे हो, लेकिन जब रेत में चलोगे तो तुम खुद धीमे हो जाओगे। और वही हुआ। रेत के टीलों के पास पहुंचते पहुंचते घोड़े की चाल धीमी हो गई। जब रेत पर पहुंचा तो घोड़े की चाल कैसी होगी, धीमी होगी, धीरे धीरे चलने लगा। उसके पैर रेत में धंस जाते और वह मुश्किल से आगे बढ़ पाता था। यानी उसके पैर जो होते हैं वो गद्देदार नहीं होते हैं, उसके पैर जो होते हैं कठोर होते हैं। तो कठोर चीज जो होता है बालू में आसानी से धंस जाता है। तो जब तेज चलने लगा तो क्या हुआ, उसका पैर आसानी से धंस जाता है और उससे चलने में कठिनाई होती। जबकि पर ऊँट अपने उसी चाल से चलता रहा। उसके पैर नीचे रखते ही फैल जाते और रेत में धंसने से बच जाते, क्योंकि ऊँट का पैर जो होता है गद्देदार होता है। उसमें मुलायम चमड़े होते हैं उसके पैर में, जो उसे रेत में धंसने से बचाता है। धूप भी तेज थी। गर्मी और प्यास के मारे घोड़े की हालत खराब थी। धूप तेज थी तो गर्मी और प्यास के मारे घोड़ा की हालत खराब हो रही थी। पर ऊँट को तो ऐसा कोई परेशानी ही नहीं था। वो अपनी मस्ती में चलता रहा। थोड़ा अब थक चुका था घोड़ा अब थक चुका था। बोला, मुझे आगे नहीं जाना है, चलो वापस चले। ऊँट बोला, क्यों भाई, इतना जल्दी थक गए। मतलब कि क्या हुआ कि घोड़ा तो घोड़ा तो क्या था, हालत खराब हो गया था गर्मी और प्यास के कारण। पर ऊँट को तो कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ऊँट अपने अपने कुबड़ में, जो उसका कुबड़ होता है वहाँ पे पानी 15 दिन के लिए स्टॉक कर लेता है, 15 दिन के लिए जमा कर लेता है। और उसके पेट में जो बसा होती है उसके भोजन उसे भी नहीं लगता। और उसे गर्मी में चलने का आदत होता है, तो
गर्मी में भी आसानी से चल पाता है, लेकिन घोड़ा को तो ये सब आदत होता नहीं, इसलिए घोड़ा थक चुका था। बोला कि नहीं भाई, अब हमको नहीं चलना है, वापस चलो। तो ऊँट बोला कि क्यों इतना इतना जल्दी तुम थक गए? अभी तो बोल रहे थे कि हम तुमसे तेज दौड़ते हैं, हम 5 दिन में चलते। घोड़ा तो हाफ रहा था, झट मुड़कर वापस जाने लगा। पर यह क्या, अचानक रेत की तूफान आ गया। आज चारों तरफ अंधेरा हो गया और रेत ही रेत उड़ने लगे। तो क्या हुआ कि उधर वो रेत में चल रहा था, जब लौटने लगा तो क्या हुआ कि रेत ही रेत, मतलब वो चारों तरफ वो तूफान आया, और वो तूफान के कारण क्या होता है, जब तूफान आएगा रेत में तो रेत उड़ेगा, उड़ेगा तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। तो घोड़ा को हालत खराब हो गया। आंखों में रेत, कानों में रेत, नाक और मुंह में रेत ही रेत। यानी घोड़ा के आंख, नाक, कान में रेत, नाक और मुंह में रेत ही रेत था। तूफान रुकने तक घोड़े की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जबकि ऊँट के तूफान में भी आराम से खड़ा रहा। ऊँट तूफान में भी आराम से खड़ा रहा, और ये घोड़ा का तो नाक, कान, मुंह में सभी में जाने लगा रेत, तो उसका हालत खराब हो गया। घोड़ा हैरान था, बोला ऊँट भाई, तुम इतने आराम से कैसे खड़े हो? तुम्हारी आंख, नाक, कान में रेत नहीं गई? तो ऊँट बोला कि मतलब घोड़ा बोला कि ऊँट भाई, तुम इतने आराम से कैसे खड़े हो? यानी घोड़ा को ताज्जुब लग रहा था कि ऊँट कैसे आराम से खड़ा है, उसकी आंख में, नाक, कान में रेत नहीं गया। तो ऊँट बोला, मेरी आंखों को देखो। ऊँट बोला कि मेरी आंखों को देखो, पलकों को लंबे बाल और घनी भौं उन्हें रेत और मिट्टी से बचा लेती है। यानी कि जो ऊँट होता है उसके पलकों में, ऊँट के पलकों में क्या होता है, ऊँट के पलकों में लंबे बाल होते हैं और घने भौहें होते हैं। भौं उन्हें रेत और मिट्टी से बचाता है, यानी रेत और मिट्टी को आँख में जाने से बचाता है। मेरे छोटे-छोटे कान में भी रेत आसानी से नहीं जा सकता। यानी ऊँट के कान तो छोटे-छोटे होते, तो उसमें रेत आसानी से नहीं जा सकता। अपनी नाक को मैं अपनी मर्जी से खोल सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ। अपनी मर्जी से ये अपना नाक को खोल सकता है, बंद कर सकता है। और जब 5 दिन तक खाते पीते नहीं तो हो कैसे हो? घोड़े ने पूछा। ऊँट ने बताया, मेरे कुबड़ में, यानी ऊँट के कुबड़ में भोजन चर्बी के रूप में जमा होती। चर्बी यानी चर्बी, इसको कहते हैं वसा को। जो वसा होता है जो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, तो वसा उसके शरीर में जमा रहता है, जो बुरे वक्त में काम आता है। पानी पिए बिना मैं कई दिनों तक जी सकता हूँ। अब घोड़े को समझ में आ गया कि अगर वह तेज भागने की ताकत रखता है, तब घोड़े को अपनी बात तब समझ में आ गई। घोड़े को ऊँट की अहमियत समझ में आ गई कि यदि हम तेज दौड़ सकते हैं तो ऊँट है रेतीले इलाकों में दौड़ सकता है, चल सकता है, और वो बहुत दिनों तक चल सकता है। इसलिए दोनों में अलग अलग खूबियां हैं। तो कोई तेज दौड़ सकता है तो घोड़ा तेज दौड़ सकता है, तो ऊँट है जो धीरे धीरे चलेगा लेकिन रेत में चल सकता है, और 4-5 दिन तक उसे भूख प्यास भी नहीं लगती। इसलिए तेज भागने पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए उसे तेज भागने पर घमंड नहीं करना चाहिए। रेत में चलना ऊँट के लिए क्यों सुविधाजनक था? तो रेत में चलना ऊँट के लिए सुविधाजनक क्यों था? क्योंकि रेत, पहली बात, उसके पैर धंसता नहीं था, क्योंकि पैर उसके गद्देदार था। दूसरी बात था कि उसे भूख प्यास नहीं लगती थी, क्योंकि ऊँट के कुबड़ में 15 दिन तक खाना जमा रहता है, और उसके जो फैट होते हैं शरीर में, वो उसके खराब स्थिति में, उसको बुरे वक्त में उससे मदद मिलता है। पल उसके आँख में, दूसरी बात था कि तूफान में उसके आँखों के पलकों में लंबी बाल और घनी भौहें होती है, जो उन्हें रेती और मिट्टी से बचा लेती है। और उसके छोटे छोटे कान में भी रेत नहीं जाता है, और नाक को भी अपनी मर्जी से खोलता है। यह इसीलिए रेत के में चलना ऊँट के लिए सुविधाजनक था। रेत के तूफान से घोड़े की हालत क्यों खराब हो गई? रेत के तूफान से घोड़े की हालत खराब क्यों हो गई? रेत के तूफान से घोड़े की हालत खराब इसलिए हो गई कि घोड़े का कान भी बड़ा होता है, आँख भी खुला होता है, नाक भी वो अपने 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 हिसाब से वो बंद और चालू, मतलब खोल नहीं सकता। तो इसलिए उसके नाक, कान और आँख में रेत जाने लगी, इसलिए उसकी स्थिति खराब लगी। ऊँट के नाक में क्या खास बात है? तो ऊँट के नाक में ये खास बात है कि ऊँट अपनी मर्जी से नाक खोलता है और नाक बंद कर सकता है। ये ऊँट की नाक की खास बात है। ऊँट के ऊँट के उसके कुबड़ से क्या लाभ है? ऊँट के कुबड़ में दो चीज जमा रहता है। पहली बात, वसा, वसा और
वसा के साथ साथ जल। तो वसा होता है जो उसको एनर्जी देता है, और जल होता है जो उसे पानी के रूप में मिलता है। नहीं, जल होता है जो उसे प्यास बुझाता है। और बच्चों, इस प्रकार और भी जानवर आपने देखे होंगे जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। नीचे दिए तालिका 11.1 में विभिन्न परिवेश में जंतुओं का नाम लिखें। जैसे जंगल में यहाँ पर कुछ दिया गया है, कुछ लिखना है। जैसे विभिन्न परिवेश में पाए जाना, जंगल में क्या रहता है? शेर रहता है। तो जंगल में शेर के साथ क्या रहता है? बाघ भी रहता है। बाघ भी रहता है, यहाँ पे भरना है। रेगिस्तान में क्या रहता है? ऊँट रहता है। तो ऊँट के साथ साथ इसमें रेगिस्तानी चूहा भी रहता है। रेगिस्तानी चूहा भी रहता है, और ये अलग तरह का चूहा होता है। पर्वतीय क्षेत्र में भालू रहता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में पेंगुइन भी रहता है। पेंगुइन भी रहता है। जल में मछली रहती है तो जल में पेंगुइन रहता है। जल में मछली रहती है तो जल में मछली रहती है, जल में आपका मेढक भी रहता है। जल में आपका तालाब में मेढक भी रहता है। इस तरह जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इस तरह जगह जगह पर, मतलब जिस तरह जानवर अलग अलग पाए जाते हैं, उसी तरह पौधे भी अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि रेगिस्तान में पानी कम होता है, तो वहाँ नागफनी में होता है। जल में कमल, जहाँ जल होता है वहाँ कमल होता है। पर्वतीय क्षेत्र में शंकु आकार का, शंकु कहने का मतलब इस आकार का पेड़ देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह का पेड़ देखने को मिलता है। इस तरह इसे शंकुआकार पेड़ कहते हैं। शंकुआकार पेड़ हो गया। जैसे शंकुआकार पेड़ जैसे पाइनस तथा सागवान एवं फर्न आदि। और शंकुआकार पेड़ में पाइनस, सागवान, फर्न इत्यादि आता है। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस पर बात कीजिए। पुस्तकों, चित्रों, टीवी कार्यक्रमों, पत्रिकाओं आदि से आप इस तालिका को और बढ़ा सकते हैं। यानी इस तालिका में आप जितना भर सकते हैं उतना भर सकते हैं। इसमें बहुत सा जंगल में जो जो जानवर रहते हैं उसके बारे में लिखिए। रेगिस्तान में जो जो रहते हैं उसके बारे में हम लिख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो रहते हैं, जल में जो रहते हैं उसके बारे में हम लिख सकते हैं। इन दोनों जगहों में परिवेश में क्या, इस तालिका में 11.1 में रेगिस्तान व जलीय वाले कॉलम में आपको क्या मिला? क्या दोनों में एक ही प्रकार के जीव पौधे हैं? कह रहे रेगिस्तान या जलीय वाले जो होते हैं। रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में अलग मिला। और आपका रेगिस्तान में पौधा की यदि लें तो नागफनी मिला, जबकि जलीय में पौधा मिले तो आपको कमल मिला। तो क्या एक ही प्रकार के जीव और पौधे हैं? तो नहीं, अलग अलग हैं। इन दोनों जगहों के परिवेश में क्या फर्क है? इन दोनों की जगहों में परिवेश में क्या फर्क है? तो एक है, मरुस्थल में बहुत गर्मी होती है, और यहाँ पे दिन बहुत गर्म होता है, रात बहुत ठंडी होती है। यहाँ का मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है, और यहाँ पानी की कमी होती है। जबकि जल में तो पानी ही पानी रहता है, और पानी रहता है। और यहाँ पे कुछ जल में भी 2-3 तरह के जल होते हैं। समुद्री जल में लवण होता है, जबकि कुछ जल होते हैं जो कि हम लोग के समुद्र के छोड़कर जो जल होते हैं, जैसे नदी वगैरह में, तो उसमें नमकीन जल नहीं होते, साफ हुआ उसे मीठे जल कहते हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे में लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं। यानी समुद्र में जो जंतु होते हैं वो पौधे जो होते हैं वो खारे पानी में रहते हैं, तथा श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का ऑक्सीजन के उपयोग करते हैं। यानी कि श्वसन में श्वास कैसे लेते हैं? तो श्वास लेते हैं घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करके। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं, और हम इन दोनों क्षेत्र में बिल्कुल विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। समुद्र तथा मरुस्थल के भिन्न प्रकार के परिवेश हैं, और इस दोनों में हम अलग अलग तरह के जंतु देखते हैं। पाठ के शुरू में ऊँट एवं घोड़े की कहानी पढ़ी। ऊँट की शरीर में ऐसी क्या खास बातें थी जो उसे रेगिस्तान इलाकों में रहने के योग्य बनाती थी? इस लक्षण को सूचीबद्ध कीजिए। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ होगा? तो ये तो आपको मतलब ऊँट में क्या हुआ था? ऊँट में आपको 3-4 चीज़ है। ऊँट में आपको क्या कह सकते हैं, ऊँट में सबसे पहले उसका पैर मांसल होता है। दूसरी बात है उसके पेट में जो उबड़ होता है, उबड़ में उसमें पानी रहता है, वसा संचित रहता है। उसके कान छोटे होते हैं। उसके आँख में जो होता है बाल होता है आँख के, वो बाल उससे रोकता है। और उसके बाद वो हो गया, और उसके साथ ही उसके जो
नाक होता है, नाक को जब मन बंद कर सकता है, जब खोल सकता है। इसके अलावा ऊँट के पैर लंबे होते हैं। इसके अलावा ऊँट के पैर कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। यानी जिसके पैर लंबे यदि होते हैं ऊँट के पैर, तो ऊँट के पैर लंबे होने के कारण क्या हुआ, यहाँ से गर्मी जब निकलेगा जमीन से, तो गर्मी निकलेगा तो उसके शरीर में गर्मी कम लगेगा, क्योंकि उसका शरीर ऊंचा होता है, तो शरीर में गर्मी कम लगेगा, जिससे उसका शरीर रेत से गर्मी से दूर रहता है। साथ ही वह कम पेशाब करता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता, वो पेशाब भी कम करता है, पसीना भी नहीं आता। इन्हीं सब बातों के कारण वे जल को बिना बहुत दिनों तक रह सकते। इसी कारण से वो जल के बिना बहुत दिनों तक रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर से जब पानी निकला ही नहीं, पेशाब और पसीना नहीं निकला, तो उसके शरीर में पानी पहले से जमा रहता है। अपने आसपास किसी नदी, तालाब, पोखर पर जाइए तथा वहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियों का अवलोकन कीजिए। विभिन्न मछलियों की आकृति में क्या समानता है? मछलियों की सारे शरीर धारा रेखीय होती है, इसे नौकाकार भी कहते हैं। नौकाकार कहने का मतलब आगे आगे पतला, बीच में मोटा और पीछे भी पतला। इस 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 आकृति को क्या कहते हैं? धारा रेखीय होती है, इसे नौकाकार भी कहते हैं। इनके शरीर चिकने सल्क से ढका होता है। सल्क इनकी शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। सल्क कहने का मतलब इसके जो चोइयाँ मतलब हम लोग गाँव देहात में उसे चोइयाँ कहते हैं, ऐसे वो उसे ही सल्क कहते हैं। तथा इनकी विशिष्ट आकृति जल में गति करने में सहायक होती है। यानी ये जो इस तरह का आकृति होती है, नाव भी इसी आकृति का होता है, मछली भी इसी आकृति का होती है, तो वो ये आकृति है जो कि मदद करता है। ये इस तरह से मदद करता है कि आगे जब पानी में ये आसानी से बढ़ जाता है, और पीछे से इसका पूँछ है, पूँछ से हल्का इसे पानी को पुश करने या ठेलने में मदद मिलता है। तथा इस विकसित जल में गति करने मछली के पूँछ एवं पक्ष एवं पूँछे चपटे होते हैं, जो इसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी दिशा को जब इसको बदलना होता है और इसको संतुलन बनाए रखने में इसको मदद करते हैं। क्या ऐसे ही कई बातें अन्य जलीय जंतु में भी हैं? हमने देखा मछली एवं ऊँट अलग अलग शारीरिक संरचनाएं हैं, तो उन्हें जल एवं रेगिस्तान में रहने में मदद करती है। यानी मछली में अलग तरह के गुण हैं और ऊँट में अलग तरह के गुण हैं, जिस कारण मछली जल में और ऊँट है जो कि रेगिस्तान में रह पाता है। ऐसे ही पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु हैं। इसी तरह से पृथ्वी पर बहुत असंख्य कहने का मतलब असंख्य, जिसकी संख्या गिना न जा सके, असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं, जिनमें आप परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती। परिवेश कहने का मतलब जहाँ कोई रहता है उसे परिवेश कहते हैं। तो उसे कहा जा रहा है कि हर बहुत से पेड़ पौधे हैं, उसे रहने के लिए अलग अलग परिवेश की जरूरत होती है, तो वो अलग अलग तरह के रहते हैं। इसी विशिष्ट संरचनाओं के स्वभाव को, स्थिति को हम अनुकूलन कहते हैं। यानी कि जब पेड़ पौधे किसी खास जगह में रहने के लिए अपने शरीर को उसी आकृति में ढाल लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है, जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है, उसका वास स्थान कहलाता है। यानी जहाँ से उसका भोजन मिले, वायु मिले, शरण स्थल मिले, उसी को उसका वास स्थान या निवास स्थान कहते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान स्थलीय है। जमीन पर जो पाए जाते हैं सजीव, उसके वास स्थान क्या है? स्थल है। स्थल यानी जमीन पर रहता है, स्थलीय वास स्थान। तथा जल में पाए जाने वाले जल में पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान जलीय वास स्थान कहते हैं। यानी जल वाला को जलीय, स्थल वाला को स्थलीय। स्थलीय वास स्थानों में कई विविधताएं होती है। स्थल में भी कई विविधताएं होती है, जैसे वन हो गया, घास के मैदान हो गया, रेगिस्तान हो गया, पर्वतीय प्रदेश हो गया। इस प्रकार के जलीय आवेश में भी विविधताएं मिलती है। जैसे कहीं पर पानी में भी कहीं दलदल होता है, तो कहीं खारे पानी होता है, तो कहीं झील होता है, कहीं समुद्र होता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके ही जीवित रहता है। यह सामंजस्य दो प्रकार का होता है। यानी जीव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहता है। सामंजस्य करने का मतलब कि उसी पैटर्न में, जैसे आप शहर में जाते हैं तो शहर के हिसाब से रहने लगते हैं। जब आप गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से रहते हैं। उसी तरह जब जीव पर्यावरण जहाँ रहता है, पर्यावरण में चारों ओर जहाँ पर रहता है, पर्यावरण मतलब कि जो ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जो कुछ से घिरा हो, उसे कहते हैं पर्यावरण। तो यह सामंजस्य दो प्रकार का होता है। ये एक अल्प अवधि के विकसित होने वाला सामंजस्य
जो अल्प अवधि कहने का मतलब है कि कम समय के लिए विकसित होता है, और एक होता है कि लंबी अवधि विकसित होने वाला सामंजस्य, यानी कि कम समय में एक ज़्यादा समय में। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। यानी जैसे कि आप कुछ जीव यदि मैदान में रह रहे हैं और कहीं पर अचानक कहीं चले जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं या तो कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, ये कम समय के लिए होता है। तो उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग तो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं, तो हमें श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं उस तरह से हवा का प्रेशर क्या होता है, हवा का प्रेशर घटता है। तो घटता है कहने का मतलब वहाँ कम हवा का प्रेशर घटता है, तो हवा का प्रेशर घटने से क्या होता है, हमें श्वास लेने में कठिनाई होता है तथा कोई शारीरिक श्रम करने में भी असुविधा होती है। थोड़े दिन में हम उस परिवेश के सामंजस्य कर लेते हैं, तो थोड़े दिन में हमारे शरीर होता है जो नया नया हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में बना लेता है और हम उस स्थिति में रह पाते हैं। इस प्रकार के अस्थायी अनुकूलन को पर्यानुकूलन कहते हैं। माने अस्थायी करने का मतलब कुछ कम समय के लिए होता है, जिसे पर्यानुकूलन कहते हैं। इससे अलग कुछ सामंजस्य लंबे अंतराल के बाद उत्पन्न होते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जन्म से ही फेफड़े की क्षमता अधिक होती है, मतलब कि कुछ में लंबे समय से होते हैं और जन्म से ही उस तरह से हुए होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो इसके फेफड़े की क्षमता अधिक होती है। यदि फेफड़े की क्षमता अधिक होगी तो ज़्यादा श्वास लेगा तो कम ऑक्सीजन की मात्रा भी रहेगी हवा में, फिर भी वह ले पाएगा ऑक्सीजन आसानी से। तो इसी को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी अनुकूलन कहते हैं। यानी कम समय वाले को पर्यानुकूलन और ज़्यादा समय वालों को अनुवांशिकी अनुकूलन कहते हैं। क्या आपके साथ ऐसा पर्यानुकूलन हुआ, विस्तार से अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। क्या पूर्णांक पर्यानुकूलन लंबे समय तक रहता है या अपने परिवेश में आने पर समाप्त हो जाता है। एक क्रियाकलाप एक्टिविटी करना है। चने के कुछ सूखे बीज को एकत्रित कीजिए। चना के कुछ सूखे बीज को लेना है, कुछ बीज के ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए जल के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। कुछ को अलग रख देना है, कुछ चने को, और कुछ को पानी में भिंगा देना है। भीगे हुए बीज को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। 4 हिस्सों में बांट देना है। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दें। यानी एक हिस्से को 4 हिस्से में जो बचा उसमें एक हिस्से को 3-4 दिन पानी में डुबो कर रख दीजिए। सूखे बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। यानी सूखे हुए जो बीज थे और पानी में जो पूरी तरह से डूबे हुए बीज थे उसको बिल्कुल ना हिलाएं डुलाएं, एक जगह फिक्स करके रख दे। भीगे बीज में से एक भाग को धूप वाले कमरे में, यानी भीगे जो बीज थे उसमें से एक को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में, जैसे अलमारी, संदूक, जिसमें धूप ना जाए। अंतिम भाग को ठंडी जगह जैसे फ्रिज या बर्फ की पेटी में। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखने व अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी पांच भागों में समान रूप से अंकुरित हुए हैं? क्या प्रकाश और अंधेरे में रखे बीजों में अंकुरन में मात्रा में फर्क हुआ? तो जो प्रकाश में रखेगा उसमें ज़्यादा अंकुरित होगा, जो प्रकाश में नहीं रहेगा तो ऐसा कम अंकुरित होगा। वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटकों सजीव के लिए अत्यंत आवश्यक है। अजैव कहने का मतलब कि जो जीव से संबंधित नहीं थे, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, ये सब अजैव घटक है। तो वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। सजीव जो होता है बहुत ठंडे में पाया जाता है तो बहुत गर्म स्थिति में पाया जाता है। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यानी कि जब इसे मतलब कि ये जब बहुत ठंडे स्थान पर भी रहता है, जब बहुत गर्म स्थान पर भी रहता है, तो ठंडे में भी रहने के लिए कुछ अपने शरीर में परिवर्तन करता है और गर्म में भी रहने के लिए करता है। जहाँ अनुकूलन काम आता है यहाँ क्या होता है, और जो बदलने की क्रिया होती है उसे उत्तम अनुकूलन कहते हैं। तो यहाँ क्या काम आता है, अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। अनुकूलन जो होता है अल्पकाल में कम समय में नहीं होता। हजारों वर्षों की अवधि में किसी जीव में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन के कारण आते हैं। यानी हजारों वर्ष धीरे धीरे बीतते रहता तो उसमें ये परिवर्तन आ जाता है।
वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, यानी कि वो ऐसा जंतु जो जब मतलब कि जब अपने परिवेश में परिवर्तन किया तो अपने आप को उस परिवेश में ढाल लिया तो वहाँ जीवित रहेगा। जैसे कि अब नागफनी के पौधा में पहले यदि पत्ती चौड़ी चौड़ी होती थी तो उसका पत्ती अब कांटे के रूप में विकसित होने लगी, तो कांटे के रूप में विकसित होने लगी तो मरुस्थल में रह पाया। और कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जो जो परिवर्तन नहीं किए होंगे तो वो नष्ट हो गए होंगे। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। केवल वो ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदले परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। निम्नलिखित तालिका 11.2 में अलग अलग वास स्थानों में अजैव घटकों को कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत ज्यादा भरी है। यानी कह रहा है ताप, तो ताप जो होता है दिन में ज्यादा रात में कम, तो मरुस्थल में होता है जो दिन में ताप ज्यादा होता है तथा रात में जितना कम हो जाता है, क्योंकि बालू जितना तेजी से गर्म होता है उतना तेजी से ठंडा होता है। तो दिन में गर्म हो जाता है पूरा धूप रहने का, रात में धूप नहीं रहने का उतना जल्दी ही ठंडा हो जाता है। मैदानी क्षेत्र इसमें कम होता है, जल भी इसमें कम होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में भी ताप कम होता है, जलीय क्षेत्र में भी कम होता है। अब पानी का देखिए,